गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो अपना टॉपिक है वो राग भीम प्लसी रहेगा। इससे पहले हम राग भैरवी का परिचय पढ़ा, जिसमें हमने राग भैरवी का परिचय लिखना सीखा, और आज इस वीडियो में हम राग भीम प्लसी का परिचय लिखना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं राग भीम प्लसी। राग जो भीम प्लसी है बेटा, इसकी जो उत्पत्ति है वो थाट काफ़ी से मानी गई है। काफ़ी थाट का ये राग है, काफ़ी थाट से ये उत्पन्न होता है। और इस राग का जो दोहा है, उस दोहे के अनुसार हम इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे। जब काफ़ी के मेल में चढ़ते रे धा को त्याग, गानी कोमल संवाद मासा भीम प्लसी राग। किस प्रकार से इसको हम करेंगे, देखिए बेटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जब काफ़ी के मेल में चढ़ते रे धा को त्याग, गानी कोमल संवाद मासा भीम प्लसी राग। ये इसका दोहा है। और इस दोहे का अर्थ ये हुआ कि राग जो भीम प्लसी है वो काफ़ी थाट से बना है। मेल, थाट को मेल कहा जाता है। प्राचीन समय में थाट को मेल कहते थे। और जब काफ़ी के मेल में, काफ़ी जो थाट जो है इसका वो काफ़ी है थाट इसका। और चढ़ते रे धा को त्याग, चढ़ने का मतलब यहाँ पर है आरोह। जब हम स्वरों का आरोह क्रम करते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं, ऊपर की ओर जाया जाता है। तो चढ़ते रे धा को त्याग मतलब कि राग भीम प्लसी में आरोह करते समय रे और धा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये दोनों स्वर इस राग में वर्जित रहेंगे। गानी कोमल, इस राग में गा और नी स्वर कोमल लगेंगे, कोमल रहेंगे। संवाद मासा, और संवादी और वादी जो स्वर है इसमें वो है, इसमें मा और सा। भीम प्लसी राग, तो ये भीम प्लसी राग है। आइए चलते हैं बेटा इसका जो परिचय किस प्रकार से लिखेंगे। राग का नाम लिखेंगे सबसे पहले भीम प्लसी, फिर उसका जो थाट है वो लिखेंगे काफ़ी। उसके बाद हम लिखेंगे वादी स्वर। वादी जो स्वर है वो हमारा यहाँ पर हमें मिल गया मध्यम, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। फिर उसके बाद इसका जो संवादी स्वर है वो लिखा जाएगा सा, ये भी हमने शॉर्ट में लिखा है, ये मध्यम रहेगा, ये षड्ज रहेगा। उसके बाद हम लिखेंगे वर्जित स्वर। और वर्जित स्वर का हमें पता चल गया, वर्जित स्वर इसमें क्या है, रे और धा। बेटा एक बात हमें यहाँ पर ना ध्यान रखनी पड़ेगी कि यदि हमने रे और धा स्वर इस प्रकार से लिख दिए तो ये जो दोनों स्वर है ये इस राग में आरोह अवरोह दोनों में वर्जित माने जाएंगे। यदि राग के आरोह अवरोह दोनों में वर्जित है तो आप इस प्रकार से स्वर लिख सकते हैं रे धा। यदि राग के आरोह में वर्जित है तो यहाँ पर आरोह लिखना पड़ेगा, और अवरोह में वर्जित है तो अवरोह लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो राग है वो भीम प्लसी में रे और धा स्वर आरोह में वर्जित है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आरोह में। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों स्वर केवल आरोह में वर्जित है, अवरोह में नहीं है। अवरोह में इनका प्रयोग किया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी है आरोह। हम राग का परिचय बता रहे हैं, राग की जो संपूर्ण जानकारी है वो बता रहे हैं, तो हम उसको विस्तार से बताएंगे। कोई भी कन्फ्यूजन वहाँ पर हमें नहीं छोड़ना होता है, यही राग का परिचय होता है। वर्जित स्वर का पता चलने के बाद हमें जाति का पता चल जाएगा। और जाति हमारी क्या बनेगी बेटा, आरोह में 2 स्वर कम प्रयोग हो रहे हैं। कुल स्वर हमारे पास 7 हैं, 7 में से 2 स्वर कम हो गए तो कितने बचे, 5 स्वर बचे। और 5 स्वर जब राग में लगते हैं तो वो ओढ़व जाति का राग कहलाता है। तो आरोह हमारा बन गया ओढ़व। अब अवरोह में क्या कह रहा है कि 7 स्वर प्रयोग होंगे, क्योंकि 2 स्वर आरोह में ही वर्जित है, अवरोह में यहाँ पर कोई वर्जित नहीं है। तो कोई वर्जित नहीं होता है तो उसका मतलब उसमें सभी 7 स्वर प्रयोग होंगे। और जब 7 स्वर प्रयोग होते हैं तो वो संपूर्ण जाति का राग कहलाएगा।
हमारा जो भीम प्लस सी राग है इसकी जो जाति है बेटा वो क्या बनेगी, औडव संपूर्ण। तो इस प्रकार से हम इसकी जाति लिखेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर विशेष स्वर या फिर लगने वाले स्वर। विशेष स्वर का पता कहाँ से चलेगा, हमें थाट से चलेगा। और थाट हमारा क्या है, काफी। काफी थाट में बेटा गा और नी स्वर कोमल होते हैं जिनके नीचे डैश का चिन्ह लगाया जाता है। तो गा और नी स्वर राग भीम प्लस सी में प्रयोग होते हैं। ये वर्जित नहीं है, इनमें से कोई भी स्वर वर्जित नहीं है। वर्जित जो स्वर है वो रेदा है, तो इसलिए ये गा और नी ये दोनों स्वर इस राग में प्रयोग हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर इन दोनों को लिखेंगे। उसके बाद आता है गायन समय। गायन समय राग भीम प्लस सी बेटा दिन का राग है, दिन में गाया जाता है। और दिन में भी प्रथम पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर, इस प्रकार से पहर होते हैं। 4 पहर होते हैं दिन में, 4 पहर रात्रि में होते हैं। ऐसे समय के अनुसार 8 पहर माने गए हैं। तो हमारा जो भीम प्लस सी जो राग है बेटा, ये राग दिन के तीसरे पहर में गाया जाता है। दिन के तृतीय प्रहर में गाया जाएगा। गायन समय दिन के तृतीय पहर, दिन का तीसरा पहर। तीसरा जो पहर है बेटा उसका जो समय है वो क्या रहेगा, देखिए बेटा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। प्रथम पहर जो होता है वो 4 से 7 बजे तक होता है। दूसरा पहर 7 से 10 बजे तक होता है। और तीसरा जो पहर होता है वो 10 बजे से प्रारंभ होता है और साढ़े 4 बजे तक रहता है। यहाँ पर तीसरा पहर और चौथा पहर दोनों आपस में मिलाए गए हैं। दोनों पहर यहाँ पर आपस में मिलाए गए हैं, क्योंकि 10 के बाद 11 बजेंगे और 11 बजे के बाद 12 बजेंगे, जहाँ पर दोपहर का समय होगा। और 12 बजे के बाद का जो समय है वो रात्रि में माना जाएगा। तो ये 10 से 12 बजे के बीच गाया बजाया जाता है, इसलिए यहाँ पर इसका जो समय है वो तीसरा पहर रखा गया है। इस राग में वादी जो स्वर है वो शुद्ध प्रयोग होता है और शुद्ध जो स्वर है वादी स्वर दिन में प्रयोग किया जाता है, रात्रि में। 12 बजे के बाद शुद्ध मध्यम के साथ तिरो मध्यम का प्रभाव शुरू हो जाएगा, तो इसलिए ये राग तीसरे पैर में गाया जाएगा 12 बजे से पहले। तो इस प्रकार से हम राग का शॉर्ट परिचय लिखेंगे। फिर इन सभी बातों को विस्तार से लिखते हुए इसका एक पैराग्राफ तैयार करेंगे। यहाँ पर इसका पैराग्राफ लिखेंगे। राग भीम प्लस सी की उत्पत्ति काफ़ी थाट से मानी गई है। राग भीम प्लस सी का जो वादी स्वर है वो मध्यम मा व संवादी स्वर शर सा होता है। वादी स्वर मध्यम होने के कारण यह उत्तरांगवादी राग है, लेकिन संगीत के जो विद्वान लोग हैं इसको पूर्वांगवादी राग मानते हैं। पूर्वांगवादी राग माना जाता है। नियमानुसार ये बेटा उत्तरांगवादी है, उत्तरांगवादी राग है, लेकिन संगीत के जो विद्वान लोग हैं वो इसको पूर्वांगवादी राग मानकर गायन करते हैं। तो यहाँ पर पूर्वांगवादी के नियमानुसार इसका समय रहेगा, पूर्वांगवादी के अनुसार इसका सप्तक का जो चलन रहेगा वो रहेगा मंद्र से मध्यम सप्तक के बीच। ठीक है बेटा, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। राग भीम प्लस सी का वादी स्वर मध्यम व संवादी स्वर षड सा होता है और वादी स्वर मध्यम होने के कारण यह उत्तरांगवादी राग है, लेकिन कुछ संगीतकार इसको पूर्वांगवादी ही राग मानते हैं। इसलिए ये राग मंद्र सप्तक से मध्यम सप्तक के बीच गाया बजाया जाता है। इस राग के आरोह में रे और धा स्वर वर्जित होते हैं, इसलिए इसकी जाति औडव संपूर्ण मानी गई है। राग भीम प्लस सी गायन करते समय गा नी कोमल स्वरों का विशेष स्वरों के रूप में प्रयोग किया जाता है। राग भीम प्लस सी दिन के तीसरे पहर में गाया बजाया जाता है। इस प्रकार से हम इसका पैराग्राफ लिखेंगे और फिर नीचे लिखेंगे राग भीम प्लस सी की आरोह अवरोह पकड़ इस प्रकार है। क्या लिखेंगे, आरोह अवरोह व पकड़ इस प्रकार है। ठीक है बेटा, आरोह बनाते हैं। आरोह में रे और धा वर्जित है, ध्यान रखना है। रे और धा हम नहीं लिखेंगे। सबसे पहले सा आएगा, सा के बाद रे आता है। यहाँ पर रे का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि ये वर्जित है। रे के बाद अगला स्वर गा आएगा, गा लिखा जाएगा। गा के बाद माँ, माँ के बाद पा और पा के बाद धा आता है, वो भी यहाँ पर वर्जित है, उसको भी हम छोड़ देंगे। और धा के बाद
नी आता है, नी लिखा जाएगा और नी के बाद दूसरा सप्तक शुरू हो जाता है तार सप्तक। अब यहाँ पर गा और नी जो स्वर है वो कोमल रहेंगे, चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार से हमारे राग का आरोह बन जाएगा। आरोह के बाद अवरोह बनाएंगे। अवरोह में मैंने आपको बताया था कि स्वरों का उल्टा करके लिखा जाता है, मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है। जो आरोह बनाएंगे उसी को उल्टा करके लिखेंगे, पीछे से हम लिखना शुरू करेंगे सा नी धा पा, इस प्रकार से। तो ये ध्यान रखना है कि हमें आरोह अवरोह में स्वर कौन कौन से वर्जित हैं, आरोह में है या अवरोह में है। देखिए आरोह किस प्रकार से बनाएंगे, सा के बाद नी, हमारे पास है, हमने नी लिख लिया, कोमल है, कोमल का चिन्ह लगा दिया। नी के बाद यहाँ पर पा है आरोह में, और अवरोह में हम नी के बाद क्या आएगा, धा आएगा, क्योंकि अवरोह में धा वर्जित नहीं है, अवरोह में धा प्रयोग होता है। तो हम यहाँ पर धा लिखेंगे, फिर पा लिखा जाएगा, फिर माँ लिखा जाएगा, फिर गा लिखा जाएगा, और फिर यहाँ पर रे भी आएगा। बेटा मैंने रे गलती से कोमल लगा दिया, ये कोमल नहीं है, गा कोमल है, रे भी आएगा। मैं रे को साफ मिटा ही देता हूँ, रे, और रे के बाद सा रहेगा। तो इस प्रकार से हम सभी स्वर अवरोह में लिखेंगे, क्योंकि अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग होता है, वर्जित नहीं होते। तो इस प्रकार से हम राग की अवरोह बनाएंगे और फिर राग की पकड़ बनाएंगे। पकड़ में देखो बेटा, ये कह रहा है कि मंद्र से मध्यम सप्तक के बीच गाया जाएगा। तो राग जो भीमपलासी है ये मंद्र सप्तक से ही प्रारंभ होता है, और मंद्र सप्तक का हम इसमें स्वर प्रयोग करेंगे। नी से ये राग प्रारंभ होता है, नी कोमल है और नीचे बिंदु का चिन्ह लगाया हमने, ये सप्तक का चिन्ह है। तो नी के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे सा के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे मा, गा को छोड़ के लिखेंगे मा, सा नी सा मा, ये हमारा राग का एक समूह बन गया। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मंद्र सप्तक का एक समूह बनाएंगे। मंद्र सप्तक का समूह बनाने के बाद हम इसमें अगला जो समूह बनाएंगे वो बनाएंगे पा मा, पा मा। ठीक है। पा मा के बाद हम यहाँ पर आगे चलेंगे। ये पा मा आप इस प्रकार से भी ले सकते हो, मा पा गा, यहाँ पर कोमल रहेगा, मा पा गा। उसके बाद अगला जो समूह बनाएंगे वो हम यहाँ से बनाएंगे अवरोह से, मा गा रे सा, मा गा रे सा, और यहाँ पर भी गा कोमल रहेगा। तो इस प्रकार से हम राग भीमपलासी की पकड़ बनाएंगे। बेटा एक छोटी सी मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि काफी थाट का अपना एक और राग है। हमारा जो राग है ये भीमपलासी है, और दूसरा जो राग है उसका नाम है बागेश्वरी। बागेश्वरी भी काफी थाट का राग है, और बागेश्वरी जो राग है इस राग में और भीमपलासी जो राग में है, इन दोनों की जो संगति है वो आपस में मिलती है। ये दोनों आपस में एक दूसरे राग के संप्रकृति राग भी कहे जाते हैं। अब बागेश्वरी जो राग है इस राग का वादी स्वर भी माँ है और समवादी स्वर सा है। अब गानी कोमल इस राग में भी लगते हैं, और हमारा जो भीमपलासी राग उसमें भी लगता है। जब हम इसकी पकड़ बनाएंगे तो इसमें जो चलन का जो बात रहेगी, बागेश्वरी जो राग है ये उत्तरांगवादी भी है, पूर्वांगवादी भी है, और भीमपलासी जो राग है ये पूर्वांगवादी मानकर ही गायन किया जाता है। तो ये मंद्र सप्तक से प्रारंभ होता है। बागेश्वरी पूर्वांगवादी मानकर भी गाया जाता है, उत्तरांगवादी मानकर गाया जाता है। जब लेकिन बागेश्वरी का जो चलन होता है बेटा, चलन वो अधिकतर मंद्र सप्तक में ही होता है। मंद्र सप्तक से इस राग का गायन प्रारंभ किया जाता है। तो मंद्र सप्तक में बागेश्वरी जो राग है वो धा स्वर से प्रारंभ होता है, धा नी सा मा। इस प्रकार से हम बागेश्वरी की पकड़ बनाएंगे। हमने यहाँ पर पकड़ लिखा बेटा नी सा मा, ये हमारा भीमपलासी राग है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, धा नी सा मा। यदि हम यहाँ से धा को हटा दें तो हमारा भीमपलासी राग बन गया। इस प्रकार से राग की जो पहचान है वो पकड़ से की जाती है। जिन स्वरों से राग का पता चले उन स्वरों को राग की पकड़ कहा जाता है। यदि हम यहाँ पर धा का प्रयोग करते हैं इस प्रकार से धा नी सा मा, ये तो ये हमारा जो राग है ये भीमपलासी ना होकर क्या बन जाएगा, बागेश्वरी बन जाएगा।
तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस प्रकार के जो राग होते हैं जो आपस में एक दूसरे से बहुत अधिक मिलते जुलते हैं, उन रागों में विशेष रूप से जो चिन्ह होते हैं उनके द्वारा हम उस राग का पहचान करते हैं। जैसे कि मंद्र सप्तक का चिन्ह स्वरों के नीचे बिंदु का लगना होता है, कोमल स्वरों का चिन्ह नीचे डैश का होता है, तार सप्तक में स्वरों के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है। तो इस प्रकार से हम इन स्वरों के द्वारा रागों की पहचान करते हैं। जिन स्वरों से राग की पहचान हो उन स्वरों को राग में पकड़ कहा जाता है। इस राग में जो न्यास जो होता है, रुकना, ठहराव करना, विश्राम करना, उसमें अपना जो राग रहेगा बेटा वो रहेगा वादी स्वर अपना मा है, संवादी स्वर अपना सा है और बीच का स्वर हम यहाँ पर रखेंगे पा। इन तीनों स्वरों को जब क्रमानुसार लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाए सा मा पा। इस प्रकार से हम राग के न्यास के स्वरों का पता करते हैं। तो राग जो भीम प्लस से, इस राग में सा मा पा स्वरों पर न्यास किया जाता है। कभी कभी नी स्वर पर भी न्यास कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये 4 स्वर जो है इस राग में न्यास के स्वर कहलाएंगे। और आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो राग भीम प्रासी का जो परिचय वो समझ में आएगा और आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से इस राग को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।